मार्क टर्नर ने सिगरेट लबों में दबाया, हाथ होले से कांप रहा था। उसकी भूरी, तेज काटदार आंखें भड़कते शोलों की तरह थीं, जो उसकी सुर्खी माइल छोटी कटी हुई दाढ़ी और बालों की बदौलत और भी नुमाया नजर आती थीं। मकामी लोग उसे इसीलिए रेड आइज मार्क टर्नर कहते थे, कैप्टन ऑफ डिटेक्टिव्स। और आज ये आदमी शदीद परेशान था। वो बार बार गर्दन मोड़कर कमरे में निगाह दौड़ा था, फिर खिड़की की जानिब देखता, लेकिन वक्त जैसे थम गया था। 10 मिनट गुजरे थे, मगर उसे यूं लगा गोया एक उम्र बिता आया हो। कमरा गर्म था, फिर भी वो सर्दी महसूस कर रहा था, जैसे हवा में दहशत तैर रही हो। 2 हफ्तों से होनोलुलु की गलियों में वहशत गर्दिश कर रही थी, और वो वहशत किसी इंसान ने नहीं, बल्कि कोढ़, लेप्रेसी ने फैला रखी थी। कहीं शहर में एक पागल कोढ़ी घूम रहा था, एक दरिंदा, जिसका चेहरा रसते हुए जख्मों और सड़ती हुई बदबू का ढेर था। गुज़िश्ता रात वो फिर वारिद हुआ था, और फिर एक लड़की उसकी गिरफ्त में आ गई थी। टर्नर के लबों से दबी हुई गाली फिसली। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए, उसने करख्त आवाज में कहा। दरवाज़ा खुला। डॉक्टर गनर अंदर आए, कागज़ों की एक मोटी गट्ठी हाथ में, और चेहरा इतना सफ़ेद जैसे किसी ने रूह निचोड़ ली हो। तो मुआयना कर लिया तुमने? डॉक्टर ने संजीदगी से सर हिला दिया। और वो, टर्नर की आवाज़ में लर्जिश, बीमार है? वाकई? हाँ, कतई तौर पर। टर्नर ने सिगरेट एशट्री में बुझाकर उसके टुकड़े अंगूठे के नाखून से दबा दिए। उसकी सुर्ख आंखों ने अंगारे दहक उठे। गनर, मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो आहिस्ता से मगर सख्त लहजे में बोला। कोढ़ कई बरस छुपा रह सकता है, कभी 7 साल तक। फिर ये कैसे हुआ कि इन लड़कियों को सिर्फ छूने से अगली सुबह मर्द जाहिर हो जाता है? ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगती? डॉक्टर दनर का चेहरा बेतासुर, जैसे पत्थर तराशा हो। उन्होंने दूसरा पुलिंदा निकालकर मेज़ पर रखा। वो दरमियाने कद का मजबूत जिस्म वाला आदमी था, 40-45 के लगभग। बाल मिट्टी जैसे जर्द, आंखें नीली, चेहरा सफ़ेद व खुश्की लिए, कम गो हद दर्जा मोहतात। 5 बरस से मेडिकल एग्जामिनर के तौर पर काम कर रहा था, मगर उसके और टर्नर के दरमियान हमेशा सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक बातचीत रही थी। कभी गैर ज़रूरी लफ्ज़ उसके लबों से न निकला। हाँ, ये बात मेरे जहन में आई थी, वो आहिस्ता और साफ अल्फाज में बोला। लेकिन नतीजा हमेशा वही, कि या तो मुजरिम की बीमारी इंतहाई आखिरी दर्जों में है, इसलिए उसका लमस फ़ौरन जरासीम मुंतकिल करता है, या फिर उसके पास कोई ख़ास सीरम है जो वो शिकार के मुंह में टपका देता है। क्या तुम्हें इसका कोई सबूत मिला? नहीं, सिर्फ बीमारी के इब्तिदाई ज़ख्म। टर्नर ने उसे गौर से देखा, फिर नज़रें झुका लीं। पुलिस आखिर कर क्या रही है? उसने झुंडलाकर कहा। ये मामला मेरे आसाब तोड़ रहा है। वो रिपोर्ट उठाकर पढ़ने लगा, लफ्ज़ बलफ्ज़, मगर चेहरे पर गुस्सा और थकन का साया। हेलेना केली, उम्र 19 साल, रात 1 से 2 बजे के दरमियान जाग उठी। एक शख्स उसके सर पर झुका था, चेहरा जख्मों से बहता हुआ, सरायां सूजी हुई, बदबू नाकाबिले बर्दाश्त। वो अचानक उस पर झपटा। लड़की ने चीख मारी। उसने उसे चूमा, जकड़ा, फिर भाग निकला, मगर शोर सुनकर घर वाले आ गए। और अब? टर्नर ने रिपोर्ट झुंडलाकर मेज पर फेंक दी। बिल्कुल पहली 2 वारदातों जैसा वाकया। डॉक्टर गनर ने आह भरी। मैं खुद कई रातें जागकर सोचता रहा, लेकिन कोई तिब्बी मंतक समझ न आई। टर्नर ने गहरी सांस ली। खैर, हेलेना को आज रात मोलोकाई भेज दिया जाएगा, उसने सर उठाकर कहा। तुम जा सकते हो। डॉक्टर ने हमदर्दाना नज़र लड़की के नाम के ख्याल पर डाली और रवाना हो गए। उसी लम्हे दरवाज़ा यकदम धड़ाक से खुला और अंदर एक जवान सुर्खी माइल बालों वाली लड़की दाखिल हुई, सांस फूली हुई, आंखें सुर्ख मगर चमकती हुई। पीछे पीछे हक्का बक्का डेस्क सार्जेंट। आप मार्क टर्नर हैं? उसने भारी भरी हुई आवाज़ में पूछा। जी, मैं ही हूं। मुझे आपसे बात करनी है, इस आदमी को बाहर भेजें। टर्नर ने इशारा किया। सार्जेंट चला गया। वो लड़की इंतहाई हसीन थी, जलती धूप से सुनहरी पड़ी जिल्द, बारीक कमर, सफ़ेद लिनन का लिबास, आंखें भूरी और बेहद गहरी, होंठ सुर्ख, दांत मोतियों की तरह चमकते हुए। मैं मेरी केली हूं, उसने थरथराती आवाज़ में कहा। अभी मालूम हुआ कि डॉक्टर ने मेरी बहन को लेपर करार दे दिया है। ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। अचानक वो टूट गई, कुर्सी पर गिर सी गई और ज़ारो कतार होने लगी। कुछ देर बाद उसने आंसू साफ किए।
पुलिस क्या कर रही है? क्या आप उस दरिंदे को पकड़ नहीं सकते? उसने हेलेना से कहा था कि उसकी बहन भी साथ जाएगी मोलोकाई। यानी मैं? टर्नर ने धीरे से हाथ उठाया। 1 मिनट। फिर उसे याद आया, डॉक्टर अब जा चुका था। खुद को काबू कीजिए मिस के लिए, यूं टूट जाना किसी काम नहीं आएगा। वो कुछ संभली, आंसू फिर सीधी होकर बैठ गई, लंबी टांगें क्रॉस किए अपनी आंखें खाली खला पर जमा दी। टर्नर उसकी तरफ देखता रहा, खामोश मगर बेइख्तियार तौर पर मोतरफ। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जिंदगी के इस भयानक खेल में कागज की गुड़िया साबित हो सकती थी। अगर कोढ़ी दरिंदा उस तक पहुंच गया तो उसकी नरम जिल्द और उसकी आंखों की रोशनी गंदे सड़ते हुए जख्मों के बाजुओं में कुचल कर रह जाएगी। और ये तसव्वुर टर्नर के दिल में खौफ की तरह बैठ गया। असल में एक ही रास्ता बचता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बोली। होनोलुलु छोड़ दें और मेनलैंड वापस चले जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप हमें हेलेना के साथ जाने दें। उसे मोलोकाई न भेजें। हम उसे बहुत चाहते हैं मिस्टर टर्नर। वो मेरी छोटी बहन है और मैं उसे इस तरह कुछ होता हुआ नहीं देख सकती। टर्नर ने अपने सुर्ख दाढ़ी पर सोच भरी निगाहें फेरते हुए हाथ फेरा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये कानून के खिलाफ है, लेकिन हम उसे सख्त निगरानी में रखेंगे, मेरी बेसबसी से जोर देते हुए बोली। जहाँ तक मैंने मोलोकाई के बारे में सुना है, उसके मध्यम गुलाबी गाल खून से सुर्ख हो गए, होंठ मिट्टी की मानिंद जुनबिश में आए। आधे मुर्दे जिनके चेहरे सिर्फ बड़े धब्बे हों, बाज के पैर भी नहीं, रेंगते फिरते हुए। और हेलेना जैसी खूबसूरत लड़की के लिए एक सिसकी उसके जिस्म से गुजरी, वो मजीद कह ना सकी। टर्नर ने उसे जितना हो सका सुकून पहुंचाया और आखिरकार हेलेना की मोलोकाई रवानगी को रोकने पर राजी हो गया। तभी उसने वो मशवरा दिया जो पिछले 5 मिनट से उसके जहन में उबल रहा था। सच कहूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि काई मर्ज वाला वापस आपके घर आएगा। आप उम्मीद करते हैं कि वो वापस आए? उसने हैरत से कहा। उसने उसका हाथ पकड़ा। मैं भी वहां हूँगा, बाहर, उसके इंतज़ार में। ये हमारे बेहतरीन मौका होगा कि हम उस दरिंदे को पकड़ लें। तुम बहादुर हो ना मिस काइली? तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा कि मैं उस शैतान को पकड़ लूँगा। समझ रही हो ना? उसने आहिस्ता से सर हिलाया। टर्नर ने उसकी आंखों में देखा, फिर अपनी नज़र उस ऑटोमेटिक पिस्टल की बेल्ट पर डाली जो दीवार पर लटक रही थी। हथेली पर काला हैंडल नुमाया था। इसमें 7 गोलियां हैं, उसने बराबरी के अंदाज में कहा। मेरी काइली उठ खड़ी हुई। वो अभी भी कांप रही थी, मगर उसके आंसुओं से भीगी हुई सूरत पर एक उम्मीद की रोशनी झलक रही थी। ठीक है, उसने सरगोशी की, जैसा आप चाहते हैं। शाम ने होनोलुलु को एक ताबूत के ढक्कन की तरह छाप लिया, जैसे किसी कत्लशुदा लाश पर। हंसते हुए लोग, गिटार के सुर और बातें करती लड़कियां गायब थीं। सियाही खामोश थी और दहशत की भारी फिजा बेरहमी से हर तरफ छा रही थी। नारियल के दरख्त देवकामत ढांचों की तरह झूल रहे थे। लहरें वाइकिकी के मरजानी रेत पर तेजी से बह रही थीं और धीरे धीरे गूंजती हुई वापस आ रही थीं। छोटे मकानों के दरवाजे बंद थे। सिर्फ सबसे बहादुर चंद लोग ही सड़कों पर मौजूद थे। शहर की रोशनी खाली रास्तों पर जल रही थी। एक जंगल में, जहां अदरक के खिलते फूल और रेंगती हुई बेलें थीं, एक आदमी छुपता हुआ चल रहा था, जिसका चेहरा काई मर्ज से बिगड़ा हुआ था। उसका साया जमीन पर एक खौफनाक भूत की तरह छलक रहा था। एहतियात से कदम बढ़ाते हुए वो शिकार तलाश कर रहा था, एक खूबसूरत लड़की जिसे वो अपनी बीमारी से मार डाले। 3 बदकिस्मत शिकारों के अलावा कोई भी उसे नहीं देख सका, मगर उसकी भूतनुमा मौजूदगी ने शहर में खौफ फैला दिया था। रेड आइज मार्क टर्नर बनियान के दरख्त की शाख पर जमा हुआ था, केली के महल नुमा घर से 11 फुट की दूरी पर। उसका ऑटोमेटिक पास साइड में लटका था, उसके होंठ सख्ती से बंद थे। काई मर्ज वाला ना आया तो उसकी बेसब्री बढ़ती गई। 1 घंटा, फिर 2 घंटे इंतजार किया। उसने सिगरेट तक नहीं जलाया, न थके हुए अजलात को खींचने के लिए शाख से नीचे आया। जैसे वो दरख्त का हिस्सा बन गया हो, वो बिल्कुल गैर मुतहर्रिक पड़ा रहा। लेकिन अगर उसे काई मर्ज वाले पर हाथ डालने का मौका मिले तो ये सब्र काबिल कदर था। उस खौफ को ख़त्म करना जो होनोलुलु के जजीरे पर बेरहमी से छाया हुआ था। मुसीबत कुछ भी नहीं थी। घर के दीगर दरवाजे बंद थे और पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थी। तीसरे घंटे का इंतजार आधी रात के बाद शुरू हुआ और उसके साथ चंद गर्म बारिश के कतरे भी गिरे। टर्नर ने शाखों के बीच से ऊपर देखा। सफ़ेद चांद तेज रफ्तारी से आसमान पर तैर रही थी। बड़े काले बादल उसका पीछा कर रहे थे। बिजली चमकी। फासले में नारियल के दरख्त अचानक झुक गए।
15 मिनट तक वो शाख पर जमा रहा, जज्वी तौर पर शाखों से बचाव में। फिर बारिश तेज हो गई, बनियान झुक गया, पानी पत्तों से बहकर टर्नर के कपड़ों को भिगोने लगा। बिजली दोबारा चमकी, फिर गरज की गूंज आई। एक साउथ सीज का तूफान। हर मिनट के साथ हवा तेज होती गई और झाड़ झंकुड़ों में सरगोशी करने लगे, गुनाहों और कत्ल की कहानियां सुनाती हुई। साए आहिस्ता आहिस्ता घर के इर्द गिर्द रेंगने लगे। पुलिस के तन्हा अफराद हर बिजली की चमक में साई की मानिंद नजर आते। आखिरकार टर्नर ने शाख से छलांग लगाई और मैरी कैली के कमरे की तारीक खिड़की की तरफ देखा। उसने अंदाजा किया कि लड़की बेचैनी से उल्टी सीधी हरकत कर रही होगी। बारिश उसकी खिड़की पर एक खौफनाक दहाड़ की तरह बरस रही थी। सरगोशी करती हवा रीढ़ की हड्डी पर सन्नाटे भरी सर्दी दौड़ाती रही। वो चंद लम्हे दरख्त की जड़ से जकड़ा रहा, फैसला न कर सका कि वहां रहे या अंदर जाकर दरिंदे को पकड़ने की जुर्रत करे। चांद गायब हो चुका था और बारिश मुस्तकिल बरस रही थी। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि दोबारा बिजली चमकी और गरज की गूंज में उसे एक तेज दबी हुई चीख सुनाई दी। उसने खिड़की की तरफ देखा, हाथ ऑटोमेटिक के बट पर रखा। चीख दोबारा आई। शेर की चाबुक दस्ती के साथ वो खिड़की की तरफ दौड़ा, कंधे से टकराई और कमरे में जा गिरा। मैरी सुर्ख बाल कंधों पर गिरे हुए, मासूम शक्ल में सफ़ेद नाइट गाउन में कोने में पीछे हटी हुई थी। एक गोली चली। रोशनी में उसने काय मर्ज वाले का भीनक चेहरा देखा, जख्मी, जालिम, आंखों के धब्बे चमकदार, पतले होंठ बगैर लब के। टर्नर ने ऑटोमेटिक का ट्रिगर खींचा। गोली बाहर हुई, मगर ये फॉल्स निकली क्योंकि काय मर्ज वाला उसी लम्हे आगे झुक गया। गन का बट उसके सर पर गिरा। मैरी चीखी। बाहर बिजली चमकी, बारिश खिड़की में झुक रही थी। टर्नर के पैर कमजोर हो गए। बेसूद कोशिश में उसने ऑटोमेटिक उठाया। एक और ज़र्ब उसके सर पर पड़ी। सब कुछ तारीक हो गया। वो जमीन पर गिरता चला गया। कुछ लम्हों बाद वो होश में आया जब रोशनी जल रही थी। रोनाल्ड कैली, लड़की के मोटे सुरमई बालों वाले वालिद, दरवाजे पर बंदूक थामे खड़े थे। जब उन्होंने खाली बिस्तर देखा तो उनका मुंह खुला रह गया, आंखों में आग छलकने लगी। क्या क्या क्या? टर्नर खड़ा हुआ, उसकी जलती आंखें कमरे में घूमी। लड़की और काई मर्ज वाला गायब थे। मैंने कहा था कि सब दरवाजे देखे जाएं, उसने सख्त लहजे में कहा। मैंने देखा, ए खुदा बहस ना करें। कहाँ? टर्नर की नज़र ज़मीन पर पड़ी। वो जल्दी से झुका और उसे उठाया। ये एक छोटा पीला रबड़ का टुकड़ा था। उसने गौर से देखा, फिर उसके चेहरे पर रोशनी फैल गई। फौरी तौर पर उसने इर्द गिर्द देखा। कालीन पर हील्स के निशान जैसे धब्बे थे। टर्नर घुटनों के बल झुक गया, हाथों और घुटनों से सफ़ेद निशानात को नाखून से साफ किया। फिर खड़ा हुआ। चलो, उसने भारी लहजे में कहा। मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। कैली को अब हकीकत मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी थी। आंखें अब बरालूद, चेहरा सफ़ेद। वो बाआसानी बोल न सका। ए खुदा, मेरी 2 बेटियां काइमर्स में, मेरी 2 खूबसूरत जवान। क्या हेलिना घर में है? कैली ने सर हिलाया। हाँ, तिबी मुआयना करने वाले ने आज रात वापस लाया। शुक्रिया कि आपने हमें चंद दिन और रखने दिया। मैं? टर्नर की सुर्ख आंखें चमक उठी। उसने कैली पर ध्यान न दिया, बल्कि अचानक खिड़की से बाहर छलांग लगाई। बारिश उसके इर्द गिर्द बरस रही थी। आसमान में बिजली के धब्बे चमक रहे थे। वो जैसे महसूस न करता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा जो जायदाद पर खड़ी थी। जब वो रोडस्टर तक पहुंचा तो जल्दी से पहियों के पीछे बैठा और इंजन स्टार्ट किया। उसका सर दर्द से फट रहा था। जख्म पर खून जमना शुरू हो गया था, मगर कुछ कतरे अभी भी गाल पर बह रहे थे। पहिए सरक रहे थे, तेज रुख बदल रहे थे और वो बारिश की शदीद धारों में सड़क पर गाड़ी चला रहा था। उसकी हेडलाइट्स जर्द रोशनी की एक किरण निकाल रही थी, बारिश में डूबी सड़क पर गिर रही थी। उसकी बाईं जानिब समंदर गुस्से में उठ रहा था। सफ़ेद झाग जैसे किसी दरिंदे के दांत चमक रहे थे। लंबा नारियल का दरख्त गीला और कांपता हुआ मौत के संगीन पहरेदार की मानिंद खड़ा था जब टर्नर होनोलुलु के वसत से गाड़ी चला रहा था। होटल स्ट्रीट से नीचे बैरिटेनिया की तरफ ऊपर अंधेरी दुकानें और मकानात एक गमगीन पर्दे में डूबे हुए थे, जिसका मुनफरिद मंजर बिजली की चमक और गरज के भारी गूंज से और ज्यादा जिंदा हो गया था। लेकिन टर्नर जानता था कि वो किस तरफ जा रहा है। ट्विस्टेड रिवर की तरफ। वो छोटा सा 30 फुट गहरा नदी का पथ, जिसमें चीनी, पुर्तगाली और शहर की निचली जातें अपना कचरा, टिन के डब्बे और हर किस्म की गंदगी बहा देते थे ताकि वो समंदर तक पहुंच जाए। उस दरी पर सिर्फ एक ही जगह है जहां सफ़ेद मिट्टी पाई जाती है, एक बदबूदार मकरू सा छोटा नाला, जहां कभी कभी गलियों के नीचे खंदकें खोदी जाती थीं और भिखारी पन्हा लेते थे। दरिंदा वहीं मौजूद था। उसके जूतों पर वो सफ़ेद रंग चिपक गया था। मुमकिन है कि उसका छिपने का मकाम वहीं हो।
टर्नर मार्क के दिल में मायूसी की लहरें उमड़ रही थी जब उसने मैरी को उस काई मर्ज वाले की गंदी गिरफ्त में तस्वुर किया। वो एक मासूम लड़की थी। उसकी दिलेराना हिम्मत ने टर्नर को मुतासिर किया था। ये तस्वुर कि वो दरिंदे के हाथों लाचार गुड़िया बन गई हो, दिल को चीड़ गया। उसे याद आया कि कैसे मैरी ने उसके दफ्तर में कांपते हुए एतमाद के साथ अपनी भलाई उसके हाथों में डाल दी थी। ठीक है, उसने कहा था, जीसा आप चाहें। इतनी सादा, इतनी साफ। एक बढ़ती हुई मोहब्बत जैसा एहसास टर्नर के दिल में परवान चढ़ रहा था। टर्नर ने एक्सीलरेटर दबा दिया। बहुत देर न गुजरी कि गाड़ी मुड़ती हुई रेंगती हुई छोटी नदी तक पहुंच गई। सड़क के किनारे एक रेल लगाई गई थी। उसने गाड़ी पार्क की, बाहर निकला, मजबूत पांव के साथ रेल फलांग कर नीचे उतर गया। बारिश के कतरे सियाह पानी में छलक रहे थे जब वो किनारे के साथ दौड़ रहा था। हर चंद कदम उसके पांव कीचड़ में धंस रहे थे। वो ऐसी दरारों को पकड़ रहा था जो बाद में मालूम हुआ कि कचरे के नरम ढेर थे। वो नदी के बेहंग डंग पर आगे बढ़ रहा था। पानी तूफान के बरसात से बढ़ रहा था। आखिरकार वो एक छोटे गाड़ तक पहुंचा जहां कभी कभी भिखारी पनाह लेते थे। ये गाड़ नदी से 15 फुट अंदर बनाया गया था और सड़क की सीमेंट के नीचे फैला हुआ था। टर्नर अंदर घुसा, वो खाली था। उसने अपनी जेब में माचिस निकालने की कोशिश की, मगर वो गीला था और बेकार। उसने होठों से सांस खींचा, दिल भारी और जिस्म खौफ से सर्द। वो घुटने टेक कर किसी किस्म के ट्रैप डोर को ढूंढने लगा। अचानक एक बड़ा पत्थर मिला। उसके वजन पर वो थोड़ा सा हिला। टर्नर की सुर्ख आंखें जल रही थीं, जैसे उसने जोर लगाया और पत्थर को हिलाया। एक मध्यम रोशनी वाला मेन होल नजर आया। ये ज़ेरे ज़मीन रास्ते का दरवाज़ा था। उसने अपना जिस्म उसमें धकेल दिया और कच्ची राहदारी की पथरीली ज़मीन पर गिर गया। दूर की सिरे पर एक मध्यम रोशनी थी जो कुछ हद तक रोशनी फराहम कर रही थी। वो संजीदगी से उसकी तरफ बढ़ा। कदमों की आवाज़ राहदारी में गूंज रही थी। क्या उसका ऑटोमेटिक बारिश में भीगा हुआ था? उसने उसे मुख्तसरन जांचा। कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता था। उसे खतरा मोल लेना पड़ा। अचानक एक तेज़ चीख राहदारी में गूंजे। टर्नर ने कदम तेज़ किए। लम्हों बाद वो एक छोटे खोखले कमरे में जा गिरा। एक कोने में लैंप झिलमिलाती रोशनी दे रहा था, जिस पर खौफनाक साए कटे पत्थरों पर खेल रहे थे। मैरी कैली सिर्फ अपने पतले नाइट गाउन में फर्श पर पड़ी थी। आंखें खुली हुई थी। उसके ऊपर खड़ा था काई मर्ज वाला। टर्नर ने ऑटोमेटिक उठाया, ट्रिगर दबाया। एक खाली क्लिक ने उसका मजाक उड़ाया। दरिंदा हंसा। उसका चेहरा जख्मों और खारिशों से भरा, पंजों जैसे हाथ पीले रंग के। लड़की के ऊपर कदम रखते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। टर्नर ने हथियार उल्टा कर लिया, मगर खौफनाक मखलूक अचानक उसके घुटनों की तरफ झुक गई। जासूस ने नीचे से मारा, मगर सिर्फ उसके कंधों पर असर हुआ। अगले लम्हे वो तवाजुन खो बैठा और ज़मीन की तरफ फिसल गया। उसने देखा कि मैरी आहिस्ता आहिस्ता आगे रेंग रही है। उसके खूबसूरत सुर्ख बाल पतले सुनहरी कंधों पर चिमट गए हैं। फिर उसने कुछ नहीं देखा, बस दरिंदे के छिलछिलाते हाथ जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उसके चेहरे को छू रहे थे। वो उसका चेहरा रगड़ रहे थे। खौफनाक उंगलियां आंखों की तरफ जा रही थीं, गले पर दबाव डाल रही थी। जासूस कमज़ोर पड़ गया। काइमर्स वाले ने टर्नर का सर पत्थरों पर मारा। अंधेरा दोबारा छा गया। वो लड़ रहा था, आंखों के सामने एक धुंधला सुर्ख पर्दा। आखिरकार जब उसकी नज़र साफ हुई तो उसने देखा कि जख्मज़दा चेहरे वाला शख्स उसके ऊपर खड़ा है, हाथ में एक पत्थर। मेरी खड़े होने की कोशिश करती, कांप रही थी और रोती हुई थी। टर्नर ने कुछ गैर मुमकिन देखा। काइमर्स वाले के बाएं हाथ पर एक सेहतमंद जगह थी, सफ़ेद धब्बे वाले बाकी हिस्से से आज़ाद। मैं नहीं चाहता था कि कत्ल करना पड़े, काइमर्स वाले ने तेज़ आवाज़ में चिल्लाया। लेकिन तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया। तुम्हारे जिस्म होनोलुलु के कचरे के साथ समंदर में जाएंगे। पत्थर गिरा। टर्नर ने मुड़ के महसूस किया कि यह सर पर छिलका। उसी लम्हे काइमर्स वाला घूम गया। मैरी ने एक कुंदा हथियार उठाया और उसकी तरफ झपटी। छोटा सा झगड़ा हुआ जिसमें टर्नर सिर्फ देख सकता था। टर्नर ने एक पत्थर पकड़कर ऊपर उठने की गैर मुमकिन कोशिश की। मैरी लड़ रही थी, चीख रही थी और नाखून से वार कर रही थी। टर्नर पागल होकर आगे बढ़ा। उसने दरिंदे के कंधे को पकड़ के उसे घुमाया। दाई मुक्के में इतनी ताकत थी कि दरिंदा पीछे गिरा। वो पत्थर पकड़कर मारने लगा, मगर टर्नर ने झुककर उसे ऊपर से नीचे फेंका। इस बार वो ऊपर था। मैरी कोने में वापस रेंग रही, खौफजदा। मार्क टर्नर आंखें शोले की तरह रोशन दोबारा दरिंदे के चेहरे पर पत्थर दे मारा। उसे ऊपर उठाया और दीवार के किनारे दबोच दिया। खून बह रहा था। फिर उसने हथकड़ियां निकालकर दरिंदे के हाथ पर डाल दी। उसके बाद उसने मैरी को खड़े होने में मदद की। वो मैरी, उसने हल्की आवाज़ में कहा, दरिंदे की तरफ इशारा करते हुए।
मुझे मालूम है, टर्नर ने सख्त लहजे में कहा। उसने आगे झुककर काई मर्ज वाले का खौफनाक रबर का मास्क उतारा। डॉक्टर गुन्नार, सुनहरी बाल बिखरे हुए, नीली आंखें गुस्से से जल रही थी, सीधी निस्बत के साथ खड़ा हुआ था। उसने टर्नर को गजब से देखा, हथकड़ियां पकड़ने की कोशिश की। मैंने पहली बार शक किया जब तुमने ये समझाने की कोशिश की कि लड़कियां इतनी जल्दी काई मर्ज कैसे पकड़ सकती हैं, गुनार। फिर दस्ताना मिला और मालूम हुआ कि तुम हेलेना को शाम में घर लाए थे। ये समझना मुश्किल न था कि जब मिस्टर कैली ने समझा कि तुम जा चुके हो, तुमने सिर्फ दरवाज़ा बंद किया और किसी और कमरे में जाकर अपना मौका तलाश कर रहे थे। वो बिल्कुल भी काई मर्ज वाला नहीं है, मैरी ने सांस लेते हुए कहा। मुझे पता चला जब वो मेरे कमरे में आया। मैंने मास्क उतारने की कोशिश की, मगर सिर्फ दस्ताने का कुछ हिस्सा ही निकाल सकी। फिर हेलेना, मैरी ने सांस लेते हुए कहा। नहीं, उसे बीमारी नहीं हुई, खुदा का शुक्र है, और हम मोलोकाई से दूसरी 2 लड़कियों को वापस बुला सकते हैं। पहले महीने वो सैनिटेरियम वार्ड में रहेंगी और मुमकिन नहीं कि जरासीम उन पर असरअंदाज हुआ हो। तुमने मुझे सिर्फ चांद से पकड़ा, गुन्नार गुर्राया। किस्मत और इस नदी के सफ़ेद कीचड़ का हिस्सा जो तुम्हारे जूते पर चिपका था, डॉक्टर।